नमस्कार दोस्तों इससे पिछली वीडियो में जो है हमने इडियम एंड फ्रेजेस स्टार्ट किए थे एसएससी सीजीएल 2024 में जो पूछे गए थे। और आज जो है ये उसकी सेकेंड वीडियो है। तो बेसिकली आज इस वीडियो में हम लोग जो है अपने एसएससी सीजीएल प्री 2024 से रिलेटेड जो इडियम्स हैं वो खत्म कर लेंगे। देखिए, मैं इससे पहले आपसे सीजीएल 2024 की सिनोनिम्स की वीडियो मैं आपसे बात कर चुकी हूँ, वन वर्ड्स के बारे में मैं आपसे बात कर चुकी हूँ, और ये जो है अब ईडियम्स चल रहे हैं। तो इससे पिछली वीडियो में हमने हाफ ईडियम्स कर लिए थे, आधे आज कर लेंगे। तो ये जो ईडियम्स हैं वो सारे के सारे जो है वो कंपाइल होकर के एक बार में खत्म हो जाएंगे। तो चलिए, स्क्रीन पर जो है वो आज का पहला ईडियम आपको शो हो रहा होगा, जो है कट कॉर्नर्स। नाउ कट कॉर्नर्स जो ईडियम है ना, ये हमने इससे पिछली वीडियो में ऑप्शन के अंदर देखा था। अब यहाँ पर ये इसने मेरे से क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ लिया। कट कॉर्नर्स का मतलब मैंने आपसे क्या बताया था, पैसे बचाने के लिए, है ना, कोई चीज एक्सपेंसिव ना हो, पैसे बचाने के लिए हमने कपड़ों के क्या किए, कॉर्नर कट कर दिए। और जैसे ही मैंने कपड़ों के कॉर्नर कट किए ना, तो मैंने उसकी क्वालिटी से क्या किया है, कॉम्प्रोमाइज किया है। तो कुल मिलाकर किसी भी चीज को इनएक्सपेंसिव बनाने के लिए जब उसकी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, कट कॉर्नर्स। तो डू समथिंग इन एन इनएक्सपेंसिव एंड ईजी वे, यानी किसी चीज को ईजी बनाने के लिए, इनएक्सपेंसिव बनाने के लिए ये ईडियम यूज होती है, कट कॉर्नर। कैसे याद रखेंगे, कपड़ों के कॉर्नर्स क्या कर दिए, कट कर दिए। क्यों कर दिए भाई, इनएक्सपेंसिव बनाने के लिए या फिर उसकी क्वालिटी को कम करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ईडियम क्या है, आई थॉट साधना वुड ऑलवेज स्टिक बाय मी। मतलब मैंने सोचा था कि जो साधना है वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। स्टिक बाय का मतलब होता है हमेशा साथ रहना, ठीक है। बट वेन आई गॉट इन टू ट्रबल, लेकिन जब मैं मुसीबत में थी, शी टर्न्ड आउट टू बी, तो वो क्या निकली। देखो, जब कोई फ्रेंड है ना, मतलब का फ्रेंड होता है ना, जिसको अपन कहते हैं स्वार्थी मित्र है, उसके लिए हम एक ईडियम यूज करते हैं जिसको कहते हैं फेयर वेदर फ्रेंड। कैसे याद रखोगे कि जब आपके साथ वेदर फेयर था, फेयर मतलब अच्छा था, वेदर यानी मौसम, मौसम यानी जब आपका अच्छी लाइफ चल रही थी, तो व्हेन योर वेदर वाज फेयर, तो वो आपका फ्रेंड था। लेकिन जैसे ही आपका वेदर अनफेयर हुआ, वो आपका फ्रेंड भी नहीं रहा। तो फेयर वेदर फ्रेंड यानी जो वेदर के फेयर होने के हिसाब से दोस्त रहता है, उसे हम कहते हैं फेयर वेदर फ्रेंड। बाकी इडियम्स के मतलब देखते हैं। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है, कहते हैं ना, ऐसी समस्या या ऐसी डिफिकल्टीज या ऐसी प्रॉब्लम्स जिससे निकल पाना बहुत मुश्किल होता है, जिससे निपटना बहुत मुश्किल होता है, जिसे सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है। कैसे याद रखेंगे, नट जो है वो कैसा था, हार्ड था, और ये नट इतना हार्ड था कि आपसे क्रैक नहीं हो रहा था, यानी ये डिफिकल्टी इतनी हार्ड थी कि आपसे सॉल्व नहीं हो रही थी। ओपन सीक्रेट का मतलब है, देखो, ओपन भी है और सीक्रेट भी है। कैसे याद रखेंगे, यानी कि दुनिया की नजर में तो वो सीक्रेट है, यानी सबको तो ये पता है कि ये चीज छुपी हुई है, लेकिन वो चीज सबको पता होती है, राइट। तो कई बार ऐसा होता है ना, भाई मैंने आपको कोई बात बताई, मैंने आपको कहा किसी और को मत बताना, आपने भी ये बात किसी और को बताई और आपने भी क्या बोला, ये किसी और को मत बताना। ऐसे करके बात तो सबको पता है, लेकिन सबकी नजर में क्या है कि ये बात सीक्रेट है, उसे कहते हैं ओपन सीक्रेट, यानी कि सीक्रेट भी है और ओपन भी है। फेयर वेदर फ्रेंड मैं आपको बता ही चुकी हूँ। व्हाइट एलिफेंट का क्या मतलब होता है, बेसिकली व्हाइट एलिफेंट है एक ऐसी कोई चीज जो है तो बहुत कीमती, यानी एक्सपेंसिव है, लेकिन ये एक्सपेंसिव जो वस्तु है ये अब आपकी किसी काम की नहीं है, यानी ये जो एक्सपेंसिव वस्तु है ये क्या हो गई है, बेकार हो गई है। तो जब भी कोई एक्सपेंसिव चीज अपन नई नई लेते हैं ना, तब तक तो उसका बहुत शौक रहता है, लेकिन बाद में जाकर हम उसे साइड में ही रख देते हैं, राइट। तो यहाँ पर इस ईडियम में इसने मुझे क्या कहा है कि मैंने ये सोचा था कि साधना हमेशा मेरे साथ रहेगी, लेकिन जब मुझे ट्रबल आई, यानी जब प्रॉब्लम आई, तब वो टर्न्ड आउट टू बी, वो कैसी दोस्त निकली, फेयर वेदर फ्रेंड निकली, यानी मुसीबत में मुझे छोड़कर चली गई। आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्या है, हिज पीएचडी डिग्री सीम्स टू बी, उसकी जो पीएचडी की डिग्री वो कैसी लगती है, पेनेलॉप्स वेब। ना, वेब आपने देखा है, वेब जाला, है ना, जाला जो होता है ना वो कभी खत्म नहीं होता और बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, ऐसा लगता है जाले का कोई एंड ही नहीं है। तो वैसे ही पेनिलॉप वेब को आप कैसे याद रखोगे, पेनिलॉप का जाला, यानी एक ऐसा जाला जो कभी खत्म नहीं होने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, डिफिकल्ट भी नहीं है, सीक्रेट भी नहीं है। ये कैसा टास्क है, एंडलेस टास्क है। एंडलेस टास्क मतलब वो टास्क जिसका कोई एंड होता हुआ नजर ना आए, वो क्या कहलाता है, बेसिकली एंडलेस टास्क कहलाता है। तो पेनेलॉप्स वेब को कैसे याद रखेंगे, वेब से याद रखेंगे, यानी पेनेलॉप का जाला एक ऐसा जाला है जिसका कोई अंत नहीं है, यानी जिसका कोई एंड होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा है। बेसिकली उस टास्क को या उस वर्क को हम क्या कहते हैं, एंडलेस वर्क कहते हैं, कभी खत्म ना होने वाला काम, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्या है,
क्रिएचर ऑफ हैबिट। नाउ ये जो इडियम है ना, अगेन है ना, इसका आंसर इसी इडियम में ही है। क्रिएचर ऑफ हैबिट का मतलब है जो एक ही तरीके से है ना काम करता रहता है, यानी इस क्रिएचर की है ना आदत हो गई है, क्रिएचर की क्या हो गई है, हैबिट हो गई है। क्या हैबिट हो गई है, इस काम को इसी तरीके से करने की, यानी कोई नई चीज उसमें ये इन्वेंट नहीं करता है या कोई नई तरीके से इस काम को नहीं करता है, यानी जो हर बार किसी काम को सेम वे में यानी हर एक ही जैसे तरीके में करता है। तो मीन पर्सन तो ये है नहीं, बैड हैबिट भी नहीं है, फेथफुल डॉग भी नहीं है। ये क्या है, वन हु डज सेम थिंग, यानी एक ही चीज को इन द सेम वे, एक ही एक तरीके से करना, इज नोन एज व्हाट, क्रिएचर ऑफ हैबिट। कैसे याद रखेंगे, क्रिएचर का मतलब है कोई भी व्यक्ति या वस्तु, इनफैक्ट व्यक्ति होगा क्योंकि हैबिट तो व्यक्तियों की होती है, तो यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आदत है, जिसकी आदत क्या बन गई है, एक ही काम को एक ही जैसा बार बार करने की उसकी आदत बन गई है, उसे हम बेसिकली क्या कहते हैं, क्रिएचर ऑफ हैबिट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इडियम क्या है, हिट द रूफ। देखिए हिट द रूफ का मतलब है, कई बार अपन घर में नहीं बोलते क्या दीवारों से सर फोड़ रहा है, यानी कि जब है ना आप बहुत ज्यादा गुस्से में होते हो, हम देखो बहुत ज्यादा गुस्से में है ना इंसान खुद को सबसे ज्यादा हर्ट करता है, तो जब इंसान बहुत ज्यादा गुस्से में होता है ना तो अपनी दीवारों में अपने हाथ पांव मारने लग जाता है, राइट, अपना गुस्सा बाहर निकालने के लिए। तो वेन एवर अ पर्सन इज वेरी वेरी एंग्री, द angerness is at very extreme point, then that at point of time we use the idiom hit the roof। तो कैसे याद रखेंगे कि वो रूफ को ही क्या करने लग गया, हिट करने लग गया। तो वो रूफ को हिट कब कर रहा है, जब वो बहुत ज्यादा क्या हो गया है, गुस्से में आ गया है ना। तो बेसिकली होता है जब हम गुस्सा किसी और पर नहीं निकाल पाते हैं तो हम दीवारों में क्या है अपना हाथ मारने लग जाते हैं कि भाई गुस्सा निकले, राइट। तो हिट द रूफ यानी जब आप रूफ को मारने पर आ जाओ, यानी कि आपका गुस्सा जो है वो एक्सट्रीम लेवल पर बढ़ गया है। चलिए नेक्स्ट इडियम क्या है, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, यानी आपने कोई चीज कब से स्टार्ट की थी, स्क्रैच से। स्क्रैच का मतलब है जब वो चीज सही अवस्था में भी नहीं थी, यानी नेगेटिव पोजीशन में थी, तब से आपने उस चीज पर काम किया और आज उसे इतनी अच्छी पोजीशन पर लेकर आए हो। यानी कि आपने चीजों को स्टार्ट और क्रिएट कब करना स्टार्ट किया, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, यानी बिल्कुल शुरुआत से। इनफैक्ट वो तब से जब से वो चीज शायद नेगेटिव में थी यानी डिक्लिनेशन फॉर्म में थी, वहां से आपने उसे संभाला है और उसे क्रिएट किया और आज आप उसे यहां तक लेकर आए, इस पोजीशन पर लेकर आए। तो स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच मतलब आपको जमा जमाया नहीं मिला है भाई, आपने इस चीज को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है। एड्रेस एन इशू नहीं है, डेवलप समथिंग आउट ऑफ वेस्ट मटेरियल भी नहीं है, टू पॉइंट आउट समथिंग रॉन्ग भी नहीं है। What does this idiom mean? This idiom basically means कि you are starting or creating something from the very beginning. In fact, at that point of time, जब से वो चीज बहुत ज्यादा क्या थी, नेगेटिव फॉर्म में थी, तब से आपने उसे स्टार्ट किया है, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, हैंडपैक्ड हस्बैंड। हैंडपैक्ड हस्बैंड का मतलब होता है कैसे हस्बैंड जो कहते हैं ना जोरों का गुलाम, यानी अपनी बीवी की हर बात मानते हैं, वो हस्बैंड कहलाते हैं हैंडपैक्ड। कैसे याद रखेंगे, हैंड की तरह पैक करके रख रखा है इसने तो अपने हस्बैंड को, राइट, यानी कि इसके हस्बैंड जो है वो अपनी मर्जी का कुछ भी नहीं कर सकते। तो हैंड की तरह पैक करके रख रखा है किसको, अपने हस्बैंड को, तो वो कहलाते हैं ऑप्रेस्ड हस्बैंड। ऑप्रेस्ड यानी जो कि अपनी बीवी की हर बात मानते हैं, दबे हुए हस्बैंड्स हैं अपनी बीवी से। कंट्रोलिंग तो बिल्कुल नहीं है, कंट्रोल तो ये नहीं करते, बॉसी भी नहीं है, डोमिनेटिंग भी नहीं है, तो बिल्कुल बल्कि पॉजिटिव हो गए। जबकि हैंडपैक्ड हस्बैंड नेगेटिव सेंस को बता रहा है कि हस्बैंड कैसे हैं, ऑप्रेस्ड है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इडियम क्या है, विशिंग यू लक टू डू वेल। नाउ ये इडियम भी जो है वो हमने बेसिकली लास्ट वीडियो में देखी थी। मैंने आपको कहा था किसी के पैर तोड़ दो और पैर तोड़ करके आप उसे क्या करो, गुड लक विश करो। तो ब्रेक अ लेग जो है वो उसका आंसर होगा कि किसी का पैर टूट गया है, वो एग्जाम देने कैसे जाएगा, तो आप उसे गुड लक विश कर रहे हैं कि यार तेरा एग्जाम अच्छा हो, तो मस्त देकर आ, राइट। बाकी इडियम्स के मतलब देखते हैं। डाउन इन द डंप का मतलब होता है, कहते हैं ना बहुत ज्यादा उदास हो जाना, यानी आपने उम्मीदें ही छोड़ दी है, हताश हो जाना, उदास हो जाना, दुखी हो जाना। तो टू बिकम सैड जो है ना वो इसका आंसर है, यानी आपने सारी आशाएं जो है वो खो दी है, लूज ऑल द होप एंड यू हैव बिकम सैड, यानी आप क्या हो गए, सैड हो गए। तो डाउन इन द डंप यानी आप डम में जाकर के क्या हो गए, बैठ गए। क्यों बैठ गए, क्योंकि आप बहुत ज्यादा सैड हो गए थे। हाई फाइव का क्या मतलब होता है, देखो हाई फाइव होता है जब है ना हम है ना शाबाशी देने के लिए हवा में ताली नहीं बजाते हैं हम लोग, फाइव हाई नहीं बोलते, हाई फाइव यानी हाथ से हाथ मिलाना इज नोन एज व्हाट, हाई फाइव। और हैंड्स डाउन का क्या मतलब होता है, हैंड्स डाउन आपके कब होते हैं, जब आप किसी से सॉरी फील करते हैं, क्षमा मांगते हैं, यानी कि आप बिना एफर्ट के आसानी से क्या मान, अच्छा इस इडियम का पता है क्या मतलब होता है, इसका एक और मतलब होता है आप आसानी से जीत गए, बिना मेहनत करे कुछ भी नहीं किया और आप जीत गए। हैंड्स डाउन यानी
आपके हाथ जो है ना वो डाउन के डाउन ही रह गए, आपने हाथ पांव चलाए नहीं है, जहां थे वहीं रह गए और आप जीत भी गए। यानी इतनी आसानी से जो जीत हासिल होती है बेसिकली उसे भी हम क्या कहते हैं, हैंड्स डाउन ही कहते हैं। तो यहाँ पर आपको विश लक गुड करने की बात हो रही है, विशिंग यू आर लक की बात हो रही है, तो राइट आंसर वुड बी ब्रेक अ लेग। आगे बढ़ते हैं, एट अ लो एब। ना यहाँ पर ये एब का मतलब होता है कोई भी चीज का बहुत ज्यादा वीक हो जाना, कमजोर हो जाना, है ना। तो एट अ लो एब का मतलब है आप बहुत ज्यादा क्या फील कर रहे हो, हैप्पी तो फील नहीं कर रहे हो, क्रिटिकल मूवमेंट भी नहीं है और अनएम्प्लॉय मूवमेंट भी नहीं है, आप कैसा फील कर रहे हो, डिप्रेस्ड और वीक। तो जब कहते हैं ना बहुत ज्यादा थकान हो जाती है एक लंबे समय के काम के बाद, तो जब आपको बहुत ज्यादा थकान हो जाए, वीक वीक आप महसूस करो, डिप्रेस आप महसूस करो, तब उसके लिए यूज होता है एट अ लो एब। तो एब बेसिकली मीन्स होता है वीक होना, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन का मतलब है यदि कभी, यानी कभी कभार ऐसा कर लेता हूँ, हमेशा तो नहीं है, आदत नहीं है ये मेरी, कभी कभी कर लेता हूँ। तो कभी मैं ऑफ कर लेता हूँ, कभी मैं ऑन कर लेता हूँ, इसी को हम कहते हैं नाउ एंड देन, और इसी को आप लोग ओकेजनली भी कहते हैं। तो ओकेजनली यानी ये काम हम कभी कभी करते हैं, वार त्योहार करते हैं, रोज तो नहीं करते हैं। तो ऑफ एंड ऑन कैसे याद रखेंगे, कभी मैं स्विच को ऑफ करता हूँ, कभी मैं स्विच को ऑन करता हूँ। तो कभी कभी से ये आपको जो है वो याद हो जाएगी कि कभी कभी किया गया काम रोजमर्रा में नहीं है, ये कभी कभी किया गया काम क्या कहलाता है, नाउ एंड देन, जिसको हम ओकेजनली भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इडियम क्या है, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। ये इडियम भी हमने ऑप्शंस में लास्ट वीडियो में देखी थी, यानी कि आपको है ना बाहर छोड़ दिया है ठंड में। अब आपको बाहर छोड़ दिया है ठंड में, जानबूझ के नहीं, भूल ही गए थे ये आपको, यानी आपको बेसिकली क्या कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, आपकी तरफ तो ध्यान ही नहीं गया, गेट बंद करके सब अंदर चले गए और आपको बाहर छोड़ दिया ठंड में। तो आपको ठंड में बाहर छोड़ दिया, यानी आपको क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, अंडरग्राउंड नहीं किया है, छुपाया नहीं है, छुपाया कहाँ है भाई, आपको तो ठंड में बाहर छोड़ दिया है। और एक्सट्रीमली नेगेटिव भी नहीं है, क्या है, आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया और आपको बाहर ठंड में ठिठुरने के लिए छोड़ दिया, वो क्या कहलाती है, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, ब्रेक द आइस। नाउ ब्रेक द आइस का क्या मतलब है, देखो ये इडियम जो है ना ये आई थी उन देशों से जहां पर है ना ठंड के मौसम में, या क्यों में 12 महीने ठंडी रहती है, लेकिन वहां पर ना आइस बहुत ज्यादा जम जाती है, बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है, माइनस में टेम्परेचर्स होते हैं। तो जब यहाँ बहुत ज्यादा बर्फ होती है ना, तो जो जितनी भी झील होती है, नदियां होती है, ये सब जम जाती हैं। तो जो मछलियां होती है ना, वो उनको गर्माहट चाहिए, गर्माहट के कारण ये सारी मछलियां क्या नीचे चली जाती है पानी में, ठीक है। तो ऊपर बेसिकली मछलियां रहती नहीं है। अब ये बाकियों के लिए तो टूरिस्ट प्लेस बन गया, लेकिन जो मछुआरे होते हैं, फिशरमैन होते हैं, देखो उनका काम ठप हो गया है, राइट। क्योंकि अब है ना एक तो बर्फ बर्फ जम गई है, ऊपर से सारी मछलियां और नीचे चली गई हैं, तो यानी कि इनका काम तो ठप हो गया, भाई कितने दिन सरवाइव कर लेंगे। तो अंत पंत क्या होता था, कुछ दिनों बाद जब मौसम वापस ठीक होता था, तो सबसे पहले आइस को है ना ये मछुआरे जाकर के ब्रेक करके आते थे। क्यों करके आते थे, क्योंकि ये आइस ब्रेक होगी तब टेम्परेचर नॉर्मल होगा और तब ये मछलियां वापस से ऊपर आएंगी, राइट। तो वहां से ये इडियम आई है, ब्रेक द आइस। अब ये आइस का है ना वहां से अब क्या लिंक हुआ, ये लिंक अब इस इडियम का ये हो गया है चुप्पी तोड़ना। क्या हो गया इसका, चुप्पी तोड़ना। देखो अगर है ना सारे के सारे बहुत सारे जने बैठे हैं, लेकिन सारे के सारे चुप बैठे हैं, तो फिर बातचीत चालू कहां से होगी, ऐसे तो कोई चीज होगी नहीं, बैठे रहो फिर तो घंटा क्या कितने साल बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी को तो चुप्पी तोड़नी पड़ेगी ना, किसी को तो स्टार्टिंग देनी पड़ेगी। तो ब्रेक द आइस का बेसिकली मतलब होता है टू स्टार्ट कॉन्वर्जेशन, यानी बात करना, स्टार्ट करना इज नोन एज व्हाट, ब्रेक द आइस, यानी सबसे पहले आइस तोड़ने की शुरुआत आपने की है, यानी आपने काम को शुरू किया है, बातचीत करना शुरू किया है। तो नर्वसनेस बिफोर अ प्रोग्राम तो बिल्कुल भी नहीं है, नर्वसनेस होती तो आप बोलते ही नहीं, इल फीलिंग भी नहीं है, बीमार भी नहीं है, रिस्पेक्ट भी नहीं है, ये है टू से और डू समथिंग जिसके कारण पीपल जो है वो क्या हो जाए, मोर रिलैक्स हो जाए, यानी आपने बातचीत ऐसे चालू की कि सामने वाले को भी इंटरेस्ट आने लगा बात करने में, वो नर्वस फील नहीं कर रहा है, वो खुद भी आराम से अब आपसे बात कर रहा है। वहां से ये इडियम है क्या, टू ब्रेक द आइस या ब्रेक द आइस मीन्स किसी भी चीज की क्या करना, शुरुआत करना, ताकि सामने वाले को जो है ना वो कैसा लगे, ओपन अप लगे, उसे रिलैक्स लगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, ऑफ एंड ऑन। अब ऑफ एंड ऑन अभी अभी अपन ने की थी, क्या था, मैं कभी ऑफ करता हूँ कभी ऑन करता हूँ, ओकेजनली बताया था ना मैंने, कभी कभी। अब कभी कभी ये तो कॉन्स्टेंटली तो नहीं है, कंटिन्यूअसली भी नहीं है और रेगुलरली भी नहीं है। क्या है कभी कभी का मतलब, पीरियोडिकली, यानी एक पीरियड के बाद वापस ये काम करता हूँ, फिर एक पीरियड के बाद वापस ये काम करता हूँ, यानी कि ओकेजनली भी मैंने आपको इसी का ही एक और सिनोनिम भी बताया था। तो आप ओकेजनली भी कह सकते हैं, पीरियोडिकली भी कह सकते हैं, और ऑफ एंड ऑन को आप नाउ एंड देन, जो भी अपन ने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, यानी आप देख रहे हैं एक ही साल में सेम इडियम दो अलग अलग शिफ्ट्स में भी पूछी गई हैं। आगे बढ़ते हैं, जॉन्डिस्ड आई ना, जॉन्डिस्ड आई का मतलब ये नहीं है कि आई को जॉन्डिस हो गया, बिल्कुल भी नहीं।
जॉन्डिस्ड आई जो मतलब होता है ना, इसका मतलब बेसिकली होता है किसी भी चीज में प्रिजुडाइज होना। नाउ प्रिजुडाइज का क्या मतलब होता है मैम? प्रिजुडाइज का मतलब होता है कि बिना कुछ सोचे समझे, बिना ध्यान दिए आपने किसी के लिए है ना बेसिकली ओपिनियन जारी कर दिया। और ये जो आपने किसी के लिए ओपिनियन जारी किया है, ये पॉजिटिव वे में नहीं किया है, या आपने नेगेटिव वे में किसी के लिए ओपिनियन, आपने या तो ओपिनियन रखा है या ओपिनियन जारी कर दिया है। कुल मिलाकर आपने इसके लिए ओपिनियन बना लिया है, और ये ओपिनियन पॉजिटिव तो बिल्कुल नहीं है, ये ओपिनियन नेगेटिव है। और बिना सोचे बिना जांच पड़ताल किए आपने ये ओपिनियन बना लिया है, वो क्या कहलाता है? जॉन्डिस्ड आई कहलाता है। तो जॉन्डिस्ड आई का मतलब जेलेसी भी नहीं है, जॉन्डिस्ड आई कॉन्फिडेंस भी नहीं है, गुडविल भी नहीं है। इसका क्या मतलब होता है? रिसेंटमेंट। और रिसेंटमेंट जो है वो बेसिकली प्रिजुडाइज का सिनोनिमी है। तो रिसेंटमेंट का मतलब है किसी के प्रति आपने क्या रख लिए? नाराजगी रख ली, ग्रजेस रख लिए, लेकिन ये बिना सोचे समझे रखे हैं आपने, राइट? ओपिनियन ऐसी बना लिए, नेगेटिव ओपिनियन किसी के प्रति, कि आपने ना जानने की कोशिश की ना जांच पड़ताल की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अ टाइम व्हेन मनी माइट अनएक्सपेक्टेडली बी नीडेड, यानी कि आप कहते हैं ना बुरे वक्त के लिए आप पैसा सेव करके रखते हैं कि भैया कब पैसों की जरूरत पड़ जाए। तो ये जो बुरे समय के लिए हम पैसा सेव करके रखते हैं, इसे कहते हैं फॉर अ रेनी डे। फॉर अ रेनी डे यानी बरसात के दिनों में यूजुअली क्या होता है कि सब ठप हो जाता है, यानी बरसात ही बरसात हो रही है, घर के बाहर हम रह जा नहीं पा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कई दिनों का राशन पानी जो है ना वो अपने घर में स्टोर करके रख लेते हैं। क्यों करके रख लेते हैं? ताकि बारिश के दिनों में हमें जाना ना पड़े, क्योंकि कीचड़ कादा वगैरह होता है ना, बारिश में चीजें खराब भी हो जाती है, अनाज वगैरह में कीड़े भी लग जाते हैं, तो हम क्या बेसिकली पहले से ही चीजों को स्टोर करके रखते हैं। तो वहीं से ये इडियम आई है कि हम रेनी डे के लिए जो है ना चीजें पहले से स्टोर रखते हैं। तो यहाँ पर यही कह रहा है मुसीबत के समय के लिए अगर आप पैसे स्टोर करके रख रहे हो, यानी आपने रेनी डे के लिए रखा है। ना रॉ डील का क्या मतलब है? रॉ डील का मतलब है किसी के प्रति है ना अनुचित व्यवहार करना। अनुचित व्यवहार का मतलब है आप है ना उसे ढंग से व्यवहार नहीं कर रहे हो, आप उसे तरीके से बात नहीं कर रहे हो, आप उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, वो कहलाता है क्या? रॉ डील। और रैश ऑफ समथिंग का मतलब क्या होता है? रैश ऑफ समथिंग का मतलब है एक ही चीज की है ना, मतलब एक ही टाइप के इंसिडेंट्स आपके साथ हुए जा रहे हैं, लेकिन ये इंसिडेंट्स बोल रही हूँ तो डेफिनेटली नेगेटिव तो है नहीं, राइट? तो एक ही टाइप के जब इंसिडेंट्स आपके साथ बार 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 होते रहे ना, उसे कहते हैं रैश ऑफ समथिंग। और रैप ओवर द नकल्स का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है किसी को डांटना या फिर फटकारना। तो किसी की डांट फटकार करना इज नोन एज व्हाट? रैप ओवर द नकल्स। तो पैसे आगे के लिए बचा के रखना वो क्या कहलाता है? फॉर अ रेनी डे। आगे बढ़ते, कॉल अ स्पेड अ स्पेड। देखो स्पेड को स्पेड कहना कोई बड़ी बात नहीं है, इसका मतलब सच को सच कहना। देखो भैया मैं तो सच को सच कहता हूँ, किसी को अच्छा लगे चाहे किसी को बुरा लगे, तो सच को सच कहना क्या कहलाता है? कॉल अ स्पेड अ स्पेड। जिसको ही आप ये कहते हैं बिना लाग लपेट, मतलब मैंने बिना मिर्च मसाला लगाए बात जो है वो कह दी, यानी कि आपने स्पीक कैसा किया है? ट्रुथफुली किया है। साइलेंट तो आप रहे नहीं है, सुपीरियोरिटी भी नहीं है, बी एट स्ट्राइफ भी नहीं है, ये क्या है? आपने सच को सच कह दिया। फिर आगे बढ़ते गिफ्ट ऑफ द गैब। ना गिफ्ट ऑफ द गैब में है ना जो गैब होता है ना, इसका मतलब होता है टंग। टंग यानी जीभ, और जीभ से आपकी क्या मिली हुई है? गिफ्ट। जीभ को गिफ्ट मिली हुई है, मतलब आप अपनी जीभ से कुछ भी बोलते हैं ना वो अच्छा ही लगता है, ठीक है? तो आपके पास बोलने की क्या है? कला है। तो अ टैलेंट फॉर स्पीकिंग इज नोन एज गिफ्ट ऑफ द गैप। और हम बोलते कहाँ से? जीभ से, है ना, राइट? तो आपकी टंग को क्या मिला हुआ है? गिफ्ट मिला हुआ है। और गिफ्ट क्या मिला हुआ है? कि आपके मुंह से जो भी निकलता है वो बहुत अच्छा ही लगता है ना, मतलब सुनना ही पसंद आता है। तो अ टैलेंट फॉर स्पीकिंग इज नोन एज व्हाट? गिफ्ट ऑफ द गैब। ठीक है, गिफ्ट ऑफ द गैब मतलब ऑनेस्ट पर्सन नहीं है, बिग सरप्राइज भी नहीं है, और लकी पर्सन भी नहीं है। व्हाट डज गिफ्ट ऑफ द गैब मींस? अ टैलेंट फॉर स्पीकिंग। और गैप का मतलब यहाँ पे किससे रिजेंबल है? टंग से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है? आफ्टर मंथ्स ऑफ डेडिकेशन, इतना डेडिकेशन और एफर्ट दिखाने के बाद आई फाइनली कंप्लीटेड द मैराथन, मैंने मैराथन क्या की? कंप्लीट करी। आई कैन रियली डैश फॉर दिस अकम्पलिशमेंट। और इस अकम्पलिशमेंट यानी इस कार्य को पूरा करने के लिए मैं रियली क्या करूं? पैट माई सेल्फ ऑन द बैक, यानी खुद को ही पैट करूं। पैट यानी खुद को ही मैं शाबाशी दूं, क्योंकि मैंने एक ऐसा टास्क कंप्लीट किया है जो कि वाकई बहुत डेडिकेशन चाहिए था, बहुत टाइम चाहिए था और पेशेंस चाहिए था, जो मैंने रखा है। तो यानी खुद को ही शाबाशी देना या किसी और को शाबाशी देना क्या कहलाता है? पैट ऑन द बैक। कहते हैं ना पीठ थपथपाना, क्या बोलते हैं इसको? पीठ थपथपाना। और किसी की भी पीठ थपथपाते कब है? जब हम किसी को क्या देते हैं? शाबाशी देते हैं। ब्लो हॉट एंड कोल्ड। नाउ ब्लो हॉट एंड कोल्ड का क्या मतलब होता है? कि कभी हाँ बोल रहे हो कभी ना बोल रहे हो, यानी कभी बोल रहे हो मुझे गर्म चाहिए, कभी बोल रहे हो मुझे ठंडा चाहिए, तो यानी आप कंफ्यूज कर रहे हो, राइट? तो कभी हाँ कभी ना, यानी कि आप एक पॉइंट पर नहीं आ पा रहे हो, वो कहलाता है ब्लो हॉट एंड
कोल्ड कैसे याद रखेंगे, कभी गर्म कभी ठंडा बोल रहे हो। अप अ क्रीक विदाउट द पैडल का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है एक ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन जिससे अब आप किसी भी तरीके से बाहर निकलना आपको दिख नहीं रहा है, मतलब आपको रास्ता नजर नहीं आ रहा है कि मैं इससे बाहर कैसे निकलूं। तो अप अ क्रीक विदाउट अ पैडल यानी कि यू आर इन अ सच अ डिफिकल्ट सिचुएशन कि अब आपको समझ नहीं आ रहा हाउ टू ओवरकम इट। ईट लाइक अ हॉर्स, घोड़े की तरह खाना यानी बहुत खाना, ईट टू मच, है ना, बहुत अति में खाना क्या कहलाता है, ईट लाइक अ हॉर्स, क्योंकि घोड़े को बहुत ज्यादा खाने के लिए चाहिए होता है, राइट। तो यानी खुद की पीठ थपथपाना या खुद को शाबाशी देने के लिए हम क्या कहते हैं, पैट माई सेल्फ ऑन द बैक। आगे चलते हैं, मेडन स्पीच। मेडन स्पीच का मतलब होता है कैसी स्पीच जो आपने सबसे पहले दी है, यानी कि मेडन का मतलब है फर्स्ट, तो द फर्स्ट स्पीच इज नोन एज व्हाट, मेडन स्पीच, यानी सबसे पहली बोली गई स्पीच। क्लोजर और फाइनल नहीं है, लॉजिकल भी नहीं है, तो द फर्स्ट स्पीच ऑफ समवन इज नोन एज व्हाट, मेडन स्पीच। आगे बढ़ते हैं, गिवन बाय समबडी हु इज डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड एंड देयरफॉर लाइकली टू बी एक्यूरेट, यानी कि ये कहना चाह रहा है, देखो इस सेंटेंस को पढ़ना ही पड़ेगा। लीला वॉज इन क्लास, लीला क्लास में थी व्हेन द बिग फाइट हैपेंड, जब लंबी मतलब जब ये इतनी बड़ी जो है लड़ाई हुई थी। सो इफ यू वांट टू नो द डिटेल्स, तो अगर आपको इस लड़ाई की डिटेल्स जाननी है तो आप उससे पूछ सकते हैं, यू शुड आस्क, यू विल गेट द ट्रुथ, आपको सच मिल जाएगा, गिवन बाय समबडी, और उसके द्वारा मिलेगा, हु इज डायरेक्टली इन्वॉल्व एंड देयरफॉर लाइकली टू बी एक्यूरेट, जो डायरेक्टली उस लड़ाई में इन्वॉल्व थी, यानी उसने वो लड़ाई देखी है, इसलिए वो जो भी बात बताएगी वो क्या बताएगी, सच बताएगी, राइट। तो यहां से ये इडियम आती है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, बिल्कुल ये वाया वाया करके नहीं आ रही है बात, डायरेक्ट उसी पर्सन के मुंह से आ रही है जिसने ये चीज होते हुए देखी है। तो जिसने ये चीज होते हुए देखी, स्ट्रेटली कहीं से कोई बात आना, यानी सीधा किसी स्रोत्र से, यानी कि सोर्स से जब कोई बात आना, स्ट्रेट फ्रॉम द सोर्स, क्या कहेंगे इसे, स्ट्रेट फ्रॉम द सोर्स, यानी जहां से इसकी उपज है ना वहीं से अगर कोई बात आई है बिना लाग लपेट के, तो हम उसे क्या कहते हैं, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। कॉलिंग अ स्पेड अभी अपन ने किया था, सच को सच कहना। शूटिंग ऑफ द कफ, ये शूटिंग ऑफ द कफ है, बिना सोचे समझे बिना तैयारी के किसी के लिए भी कुछ भी कह देना, नाप शनाप कह देना, वो कहलाता है शूटिंग ऑफ द कफ, यानी शूटिंग का बिना ज्ञान हुए आपने शूट कर दिया। विथ किड ग्लव्स का मतलब जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, ये किसी के साथ है ना, मतलब अपन छोटे छोटे बच्चों को देखकर है ना उनको डांटने का मन नहीं करता, तो किसी के साथ बहुत प्यार से बात करना, बहुत अच्छा व्यवहार करना, कोमलता से व्यवहार करना, वो क्या कहलाता है, विद किड ग्लव्स। तो जैसे हम किड को बहुत प्यार से रखते हैं ना, प्यार से पुचकारते हैं, वैसे ही अगर आप किसी के साथ रह रहे हैं तो दैट इज नोन एज व्हाट, विद किड ग्लव्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, जिसका मतलब क्या है, स्ट्रेट फ्रॉम द सोर्स से जो ये है बात आ रही है। आगे बढ़ते हैं, ट्रीटेड हर विद कंटेम्प्ट। नाउ ट्रीटेड हर विद कंटेम्प्ट का मतलब है किसी की बुराई करना, कंटेम्प्ट मतलब निंदा करना, है ना। तो ये बेसिकली इडियम कहलाती है टर्न्ड अप देयर नोज एट हर। टर्न्ड अप देयर नोज मतलब नाक सिकोड़ना, नाक सिकोड़ना यानी आपने नहीं नहीं मुझे नहीं करना, यानी किसी के प्रति नाराजगी जाहिर करना या मना कर देना, वो क्या कहलाता है, टर्न्ड अप देयर नोज। तो जो अपन नाक सिकोड़ते ना, अपन नहीं कहते क्यों नाक सिकोड़ रहा है, यानी कि आप उस चीज को क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। केम इन हैंडी का मतलब है जरूरत पड़ने पर किसी चीज का काम में आना, अपन नहीं कहते इसको रख दो जरूरत पड़ने पर काम आएगी, ऐसे व्यक्ति, भाई मैं तो उससे इसलिए बात कर लेता हूँ, कब क्या पता कौन सा व्यक्ति काम आ जाए, तो कब जरूरत के समय काम में आना इज नोन एज व्हाट, केम इन हैंडी। नेक्स्ट है अर्नड द कॉर्नर एट हर। अर्न द कॉर्नर एट हर का मतलब होता है, ये इनफैक्ट अर्न नहीं है, टर्न्ड है, टी गायब हो गया यहाँ से। तो टर्न द कॉर्नर एट हर का मतलब होता है कि मुसीबत के दिन को निकाल लेना, यानी कि जो आपका पीरियड था ना, पीरियड ऑफ डिफिकल्टी, ये पीरियड ऑफ डिफिकल्टी जो है ना ये आपने निकाल लिया है। और है ना, डिफिकल्टी के पीरियड के लिए भी मैंने आपको एक इडियम याद कराई थी, डिफिकल्टी के पीरियड को अपन कहते हैं बैड पैच, यानी अगर आपका पीरियड ऑफ डिफिकल्टी चल रहा है तो वो तो बैड पैच है, और अगर आपने यही पीरियड ऑफ डिफिकल्टी पार कर लिया है तो आता है टर्न द कॉर्नर एट हर। नेक्स्ट है गेव अ वाइट स्पेस टू हर। गेव अ वाइट स्पेस मतलब किसी को है ना स्पेस देना, जगह देना, यानी किसी को किसी से दूर रहना। और ये आप दूर क्यों रह रहे हो, ये आप दूर इसलिए रह रहे हो क्योंकि आप उसे अपनी जगह दे रहे हो, मतलब आप उसके काम में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, आपने उसको उसकी फ्रीडम दे रखी है, वो क्या कहलाता है, वाइट स्पेस। तो वाइट स्पेस यानी आपने बहुत लंबी चौड़ी स्पेस उसे दे रखी है, यानी आप उससे अभी क्या हो, दूर हो। तो नाक सिकोड़ने के लिए यानी कि मना करने के लिए हम मीडियम क्या बोलते हैं, टर्न्ड अप देयर नोज एट हर। लस्ट द डस्ट सेटल। लेट द डस्ट सेटल मतलब धूल मिट्टी को जमने दो। अब धूल मिट्टी को जमने दो का क्या मतलब होगा,
इसका मतलब है किसी सिचुएशन के लिए वेट करो भाई, हाथों हाथ रिप्लाई मत दो, तो सिचुएशन को क्लियर या सर्टेन तो होने दो कि बात क्या है, जांच पड़ताल कर लो, अच्छे से टाइम लो, उसके बाद जो है ना आप इसका क्या करना, आउटकम देना। यानी रिप्लाई हाथों हाथ नहीं देना है, सिचुएशन को जज करके समय लेकर के उसका रिप्लाई देना। यानी सिचुएशन को पहले क्या करने दो, सेटल करने दो, समझने दो। वो क्या कहलाता है, लेट द डस्ट सेटल, यानी मिट्टी को सेटल तो होने दो भाई, तब पानी छानेंगे ना, ऐसे तो नहीं तो मिट्टी भी आएगी। तो मिट्टी को सेटल होने दो फिर पानी छानेंगे। तो वैसी सिचुएशन को पहले क्लियर होने दो, फिर बाद में देखेंगे कि क्या करना है। आगे बढ़ते हैं, द टिप ऑफ द आइसबर्ग। देखो अगर आपको ना किसी आइसबर्ग में बहुत बड़ा पत्थर आइस का, राइट, और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी टिप ही दिख रही है, यानी बहुत बड़ी मुसीबत का सिर्फ एक और छोटा सा पार्ट ही दिख रहा है आपको, यानी कि लार्ज पोर्शन नहीं है, स्मॉल नोटिसेबल पार्ट ही है किसी प्रॉब्लम का। और ये जो प्रॉब्लम का साइज है ना, टोटल साइज, वो सॉल्वेबल नहीं है, वो नॉन एग्जिस्टेंट नहीं है, ये इसका टोटल साइज कैसा है, बहुत बड़ा है। आइसबर्ग बहुत बड़ा होता है, बस आपको उसकी सिर्फ क्या दिख रही है, टिप, है ना, याद हो सकती है ना, बहुत इजी है भाई। आइसबर्ग बहुत बड़ा होता है लेकिन मुझे उसकी सिर्फ क्या नजर आ रही है, टिप, यानी कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, मुझे सिर्फ उसका एक छोटा सा सेक्शन नजर आ रहा है। तो ऑप्शन डी इज माय राइट आंसर। आगे क्या है, kept her cards close to her chest। यहाँ पर बेसिकली कार्ड्स का जो मतलब है ना वो है प्लान्स से, यानी जो प्लान्स है ना वो आपने आपके हार्ट यानी कि आपके चेस्ट के पास ही रख रखे हैं, यानी कि आपके जो प्लान्स हैं या जो थॉट्स हैं वो क्या है, छुपे हुए हैं, आप ही के पता है, आप ही के दिल को पता है और किसी को नहीं पता, राइट। तो डिसाइडेड टू शो नहीं होगा, इन्फॉर्म्ड नहीं होगा, केप्ट अ पर्स भी नहीं होगा। क्या होगा कि आपने अपने कार्ड्स यानी कि जो अपने प्लान्स हैं वो छुपा करके रख रखे हैं आपके चेस्ट में, यानी दिल में आपकी बातें हैं, बाहर नहीं है। तो केप्ट अ प्लान्स एंड थॉट्स हिडन इज नोन एज केप्ट अ कार्ड्स क्लोज टू हर चेस्ट। आगे बढ़ते हैं, हाई एंड ड्राई। हाई एंड ड्राई का मतलब होता है, देखो कोई चीज हाई है, बहुत ऊपर जाकर के है, और प्लस वहां पे मौसम भी ड्राई है, तो ऐसी जगहों पे आप कैसा महसूस करते हो, आप हेल्पलेस। देखो जो पहाड़ों पर रहते हैं ना वो हेल्पलेस ही, कौन नीचे जाएगा इतना सामान, तो जो निसहाय आप महसूस करें, यानी कि कोई सहायता करने वाला नहीं है ना, यू आर हेल्पलेस, वो कहलाता है हाई एंड ड्राई। कैसे याद रखेंगे, कोई चीज बहुत ज्यादा हाई है और वह मौसम कैसा है, ड्राई है, तो इंसान कैसा महसूस करेगा, हेल्पलेस ही महसूस करेगा। तो ये इडियम्स थी जो आपकी 2024 की सभी शिफ्ट्स में जो है वो पूछी गई थी। ये मैंने आपसे 2024 प्री के इडियम्स के बारे में बात कर ली। देवर टोटल 36 शिफ्ट्स जो थी वो 2024 में पूछी गई थी, उसमें जितनी इडियम्स थी टोटल 51 इडियम्स हैं ये, वो हमने सारी जो है विद ट्रिक्स जो है वो कर ली हैं। उम्मीद है आपको ये इडियम्स याद हो गई होंगी। इन वीडियोस को एक बार आप बार बार रिवाइज कर लें, जितना भी अभी तक मैंने आपको वोकैब में पढ़ाया है उस प्लेलिस्ट को जो है आप बार बार रिकॉल करें, ताकि जो 2025 में जितनी भी वोकैब आपसे पूछी जाए एक भी मार्क जो है वो आपका कट ना हो। एसएससी की कट ऑफ सभी को दिख रही है कि कितनी जा रही है, तो हम एक भी मार्क लूज करना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जो वोकैबुलरी का सेक्शन है वो आपको बार बार सुनना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट टॉपिक यानी कि नए टॉपिक से आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।